बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इकराश ऑनलाइन एकेडमी। इकराश ऑनलाइन एकेडमी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम इसमें सीनियर एडिटर्स की तैयारी करवा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी पेपर भी नज़दीक आने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी हो और फिर इसकी रिवीजन भी हो जाए। हम ये जो 500 एक्सपेक्टेड MCQs हैं, ये डोगर्स की बुक से मैंने जो लिए हुए थे, अभी इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैंने जो बिल्कुल ही ये भी बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक हमने उठानी है। फॉर एग्जाम्पल हमने D.Com जिससे डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स है, उसके बाद हमने B.Com, ये दोनों बुक्स भी दो D.Com की बुक्स हैं और 2 B.Com की हैं। ये भी दोनों हमने इंशाल्लाह कवर करनी है और इसी महीने ही करनी है इंशाल्लाह। अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करें। तो फिर चले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चले शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल बी द एसेट। जो एक्सपेंसेस है, जो पेमेंट है, वो क्या करता है, आपके कारोबार को क्या करता है, कम कर देता है, यानी कि रिड्यूस कर देता है। क्योंकि आपने जो पेमेंट करनी होता है उससे आपकी कैपिटल्स भी कम हो रही होते हैं, आपके एसेट्स भी कम हो रहे होते हैं। और जो पहले पर लिखा हुआ है इंक्रीज, जब आपकी रेवेन्यू होगी, जब कारोबार में कोई चीज़, कोई पैसा आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट आ रहेगी, तो उस वक्त क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब कारोबार से पैसा निकल रहा होगा तो उसको क्या होगा, ये रिड्यूस हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। विच आर द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। जो अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है, वो होती है एसेट्स प्लस लिएबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस इक्विटी। अच्छा, कैपिटल प्लस लिएबिलिटीज, यहाँ पे उन्होंने उलट दिया हुआ है। बात है कि अगर एसेट्स माइनस लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल ऐसा करें भी ठीक है, अगर एसेट इज इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल ऐसे करें, ये भी दोनों ठीक है। जैसे उसने मतलब है भुलाने के लिए उनको इस्तेमाल किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स है जो कन्फ्यूजन में रहते हैं, देखते हैं क्योंकि वो यहाँ पे बेसिक का है। अगर आपकी बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर आगे कैसे जाएंगे आप। जो कि आपका फ्रेश कैपिटल है, जो आपका फ्रेश कैपिटल है, इंट्रोडक्शन विल इंक्रीज। आपका कैपिटल क्या कर रहा है, तो आपके एसेट्स जो होते हैं इनको इंक्रीज कर रहा होता है, आपके इक्विटी को भी इंक्रीज, यानी कि आप जो भी चीज़ कारोबार में न्यू इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या होता है, आपका एसेट्स भी बढ़ जाता है और आपका कैपिटल्स भी बढ़ जाता है। जो क्या करता है, फ्रेश कैपिटल, यानी जो आपका एसेट है, ये इसमें एसेट आ रहा है, इसमें कैश रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर, कैश रिसीव्ड, उसने कैश वसूल किया है, रिसीव्ड यानी कि वसूल किया है, रेंडर सर्विस रेंडर क्या होता है। अच्छा, ये एक किस्म का आपका अकाउंट रिसीवेबल होता है, ये कारोबार का एसेट होता है। आपने अगर
समथिंग डन फॉर पेमेंट डन की है, उसकी फ़ी कोई पेमेंट आपको वसूल हुई है, और सर्विस के बारे में आपने उनको सर्विस दी है, उसके बाद आपको कोई फ़ीस मिली है उसकी, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, इसको हम अक्रूड रेवेन्यू भी कहते हैं। मतलब ये बुक कीपिंग की एंट्री है, जो कि बुक कीपिंग में इंदिराज भी बुक कीपिंग में होता है। मतलब ये इस किस्म की है सर्विस रेंडर। वो होता है कि आपने कोई काम किया है और उनकी पेमेंट आपको अभी मिली है, तो ये क्या करेगा, ये कारोबार में मतलब ऐसे समझे कि ये जिस तरह पहले हम बात करते हैं फ्रेश कैपिटल, ये एक किस्म का फ्रेश कैपिटल आ रहा है, ये भी इनकी एक इनकम आ रही है। आपने कोई सर्विस उनको दी है, आपकी ये इनकम आ रही है। ये क्या होगा, आपका एक तो कैश, क्योंकि कैश आ रहा है तो आपका इंक्रीज कैश होगा और आपकी इक्विटी बढ़ गई। अगर एसेट आ रहा होता तो आपका एसेट भी बढ़ जाता, आपका इक्विटी बढ़ जाती। कैश भी एक किस्म का एसेट ही है, एक किस्म का क्या कैश एसेट ही है, यानी कि आपका ये एसेट भी बढ़ रहा है और ये आपका इक्विटी भी बढ़ रही है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंक्रीज इन इक्विटी एक्सपेंड्स। ये क्या होता है, मतलब है जो आपका इंक्रीज हो रहा है, जो मतलब है या आपका जो इक्विटी है वो क्या होती है, जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, बिजनेस ऑपरेशन क्या होते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये इंटरनल सिस्टम है, यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे का काम चेक कर रहा होता है, ये बिजनेस ऑपरेशन में होता है। बिजनेस ऑपरेशन की आप इस तरह मिसाल हैं, ये जो कंपनी का जो हेड ऑफिस होता है वो मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब देख रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है, इनको कहते हैं बिजनेस ऑपरेशन। ये इक्विटी क्या करता है, एक्सपेंड्स कर देता है। इफ़ कैश $1000, इन्वेंट्रीज $4000, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज $15,000, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो उन्होंने पूछा है कि जितनी है, डेटर जितने हैं, कैश इतना है, इन्वेंट्री जितनी है, तो आपके जो क्या टोटल एसेट्स कितने हैं। अगर हम पीछे कोई इनकी वो एग्जांपल देख लें, क्योंकि एसेट इक्वेशन में होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। कैपिटल और लायबिलिटीज़ उन्होंने 15,000 दे दिया है, हमें सिर्फ क्या मालूम करना है, ये एसेट्स कितने हैं, यानी कि हमने इन तीन अमाउंट को देखना है। कैश आपका 1000 हो गया, इन्वेंट्रीज आपकी 4000 होगी, ये आपका 5000 आपके एसेट्स हो गए। डेटर जो है वो आपकी अदायगी है, जो आपने लायबिलिटीज़ है किस्म की अदायगी आपने पेमेंट करनी है। तो ये एसेट आपके कितने हैं, 1000 ये हो गया, 4000 ये आपके एसेट कितने हो गए, 5000 आपके एसेट्स हो गए इसमें। डेप्रिसिएशन डिक्रीज, डेप्रिसिएशन क्या करता है आपके कैपिटल्स को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन हैं ये एक किस्म की आपके कारोबार के खर्चे होते हैं जो आपके आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होते हैं, यानी कि ये आपके एसेट्स को भी कैपिटल्स को भी हिसाब को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल, बैड डेट्स क्या होते हैं, वो कारोबार के वो पैसे होते हैं, वो बैड डेट से कर्जा होता है, वो क्या मतलब आपने जो फर्ज है पर ये माइक्रो फिनांस है इन्होंने लोन दिया होता है, तो वो लोन उनसे रिकवर नहीं हो रहा था, आपने किसी को दे मतलब है आपकी लायबिलिटीज़ है यानी आपके जो अकाउंट रिसीवेबल्स है वो आपको वसूल ही नहीं हो रहा है, वो बैड डेट्स है। यहाँ पे बात हो रही है, अब आप अगर गौर से पढ़ें, एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल, वो क्या कहता है, अगर आपके बैड डेट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी क्या होगी, इनकम आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है उनमें से बहुत सारे पैसे जो अकाउंट रिसीवेबल वो तो आपको मिले ही नहीं है, वो तो बैड डेट्स हो गए। जब आपके बैड डेट्स हो गए तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम क्या होगी, डिक्रीज हो रही होती है। करंट एसेट्स मैनेज करंट लायबिलिटीज़, अगर आप में से किसी को पता हो या आप में टच रहे हों तो जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लिबिलिटीज़। वो कहता है करंट एसेट में से करंट लिबिलिटीज़ यानी कि एसेट में से अगर लिबिलिटीज़ मैनेज कर रहे हैं तो क्या बचता है, उसमें कैपिटल्स ही बचता है। पहले उन्होंने भी एक MCQ दिया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था करंट एसेट्स मैनेज लिबिलिटी, एसेट मैनेज लिबिलिटीज़ में से आगे क्या बचता है तो वो कैपिटल्स ही होता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जब आप अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के एंड तक, जब आपका प्रोसेस एंड हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उसके बाद जो क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड होता है स्टार्ट यानी कि फ्रीक्वेंटली हो जाता है। और जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है ऑडिट शुरू हो जाता है, ऑडिट इंस्पेक्शन शुरू हो जाती है। जर्नल इज ए बुक ऑफ एंट्रीज, ये तो साफ सी ज़ाहिर सी बात है ये। और जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहते हैं, डे बुक भी कहते हैं, ये तो बिल्कुल सादा से MCQs है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट जर्नल इज कॉल्ड, यानी कि आप अकाउंटिंग साइकिल को देखें, जर्नल के बाद हम जब जर्नल बना लेते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं हम उनको जर्नलाइज करते हैं, यानी कि जर्नल हर की अलग जो हर हेड होता है, एसेट का अलग हो गया, कैश का अलग हो गया, लायबिलिटीज़ का अलग हो गया, अकाउंट रिसीवेबल का अलग हो गया, तो हम क्या करते हैं इनको अलग करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं जर्नलाइजिंग। जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वहाँ से उसके बाद यानी कि जर्नल के बाद जो प्रोसेस आता है वो क्या होता है जर्नलाइज आता है, जिसको हम लेजर्स भी कह सकते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एट लीस्ट कितना एक जो एवरी ट्रांजेक्शन होती है जो कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन कितने होती है मिनिमम वो क्या करती है 2 इफेक्ट करती है, ज़्यादा तो 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, जिस तरह कंपाउंड एंट्री हो गई, लेकिन 2 कौन कौन से होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। द अदर नेम ऑफ जर्नल इज जर्नल डे बुक भी कहते हैं, ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं। आप यहाँ पे जो आए वो लिख देना, डे बुक आया तो डे बुक लिख देना, ओरिजिनल एंट्री आया तो ओरिजिनल एंट्रीज लिख देना। जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट इज डेबिटेड या क्रेडिट, जो कि जनरल एंट्री या ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, जो कि अगर ज़्यादा हों तो हम उनको क्या कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ये एग्जांपल कंपाउंड एंट्री क्या है, इन्होंने देखो अगर आप में से देख सकते हैं ये कैश की ये एक एंट्री ये हो गई, उसके बाद ये कैपिटल्स की हो गई, और ये दूसरी भी तीसरी ये कैपिटल्स की 2 आ रहे हैं, इनके इसमें 2 एसेट्स आ रहे हैं और 2 हैं सारे एसेट, 2 डेबिट्स आ रहे हैं और 2 क्रेडिट्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें यहाँ पे भी इनकी 3 एंट्री यानी कि 2 डेबिट्स के आ रहे हैं और एक क्रेडिट। जो कंपाउंड एंट्री उसका मोर देन 1 डेबिट होता है या मोर देन 1 क्रेडिट होता है, यानी कि डेट ऑफ जो ट्रांजैक्शन उनकी एक ही होती है। जो कंपाउंड एंट्री होती है उनकी क्या होती है, नेचर जो होती है वो क्या होती है बिल्कुल सेम होती है। नेचर की सेम होती है, जो कि उनकी ट्रांजैक्शन होती है ना वो भी एक ही होती है, यानी कि उनकी नेचर और ट्रांजैक्शन भी एक होती है और उनका जो नेचर और ट्रांजैक्शन दोनों के सेम होती हैं। गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर आपकी जो चीज़ें हैं गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर यानी कि कोई कस्टमर है वो आपसे कोई चीज़ें ले गया है वो आपको वापस करना चाहता है। डेबिटेड टू विच अकाउंट है फॉलोइंग अकाउंट, किसका अकाउंट फॉलोइंग होगा, क्योंकि जो आपके अकाउंट में एसेट्स आ रहे हैं ना, आपने कोई चीज़ें हैं वो आपने सेल की हुई हैं फिर आपको वापस आ रही हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, आपको ये रिटर्न इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप कोई
कारोबार किसी को कोई गुड्स है जो मर्चेंडाइज है रिटर्न करे तो रिटर्न आउटवर्ड होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है। जो चीज़ें आपको कस्टमर वापस कर रहा है हम उनको क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो आप कारोबार किसी को दे रहा होता है, उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। जो कारोबार ले रहा होता है हम उसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो आपका बिजनेस होता है, जो एक्सपेंसेस होता है, जो आपका डिस्काउंट अलाउड है वो आपका इनकम है। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी रेवेन्यू, आपका इनकम है। इज द एविडेंस दैट ए ट्रांजैक्शन टुक प्लेस यानी कि एविडेंस जो आपकी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है। जो आप क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बैंक में पैसे जमा किए तो आपका एविडेंस क्या है, वो आपको एक स्लिप देते हैं, आपको स्लिप देते हैं जिसके बदले में क्या हो, आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि आपने उनको जमा करवाया, कि पैसे आपने उनको जमा करवाए हैं, वो क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने कुछ पैसे किसी को जमा कराया उसके बदले में आपको कोई रसीद मिली है तो वो क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट यानी कि वो आपका प्रूफ होता है कि आपने मतलब कोई चीज़ डन की हुई है। विच ऑफ फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ़ ए बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब है कोई उसने कोई चीज़ की है तो ऑन क्रेडिट उधार के, जब उधार की हो रही तो क्या होता है, डेबिटेड है बिजनेस गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो परचेज में जाता है। यानी कि परचेज क्या आपने कोई कैश वाली नहीं है, ये एक उधार वाली एंट्री है, कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो क्या है, गुड्स ऑन क्रेडिट यानी कि परचेज में जाएगा। विच आर द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड इफ द बिजनेस ओनर्स विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। विदड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज वास्ते, अगर पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ निकल रहा है तो वो आपका ड्राइंग होगा। ड्राइंग क्या होगा, वो डेबिटेड होगा, ड्राइंग उसमें डेबिटेड होगा। जर्नल आर आल्सो रेफर्ड एज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं हम इसको। और इसको डे बुक भी कहते हैं हम, डे बुक भी कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। वो क्या होता है, एसेट्स कॉलम उसमें शामिल नहीं करता। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ये इसकी जर्नल की मिसालें हैं कि इसमें एसेट्स का कोई उसने कॉलम ही नहीं बनाया। डिस्क्रिप्शन डेट है, डिस्क्रिप्शन पोर्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि इसमें एसेट्स का कॉलम ही नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज इंटर्ड इन जर्नल। यानी कि वो कहता है कि आपने कोई ऑर्डर कोई तरतीब से कोई डेटा क्या क्या इंटर किया है जर्नल में, तो वो क्या होता है, क्रॉनिकल ऑर्डर। क्रॉनिकल ऑर्डर क्या होता है, मतलब डेट बाई डेट, साइड बाई साइड आपने उनको क्या किया हुआ है, यानी कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको डेट टू डेट उसको ऐड किया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉनिकल ऑर्डर। विच आर द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिट इफ़ ए कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। अगर वो कैश से खरीद रही है, फॉर कैश, अगर ऑन अकाउंट आता तो उधार की होती, अगर फॉर कैश है इसका मतलब वो पैसे दे के बिल्डिंग खरीद रहा है, तो पैसे दे के बिल्डिंग खरीदेगा तो इस में कैश कम हो रहा है। अगर जो कैश का जो हम कहते हैं जो एसेट्स जो नॉर्मल बैलेंस का होता है डेबिट होता है, अगर वो इंक्रीज़ हो तो फिर वो डेबिट होता है, अगर वो डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है। यहाँ पे कैश क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, जिनको क्रेडिट हो रहा है। डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेट डू नॉर्मली रेफर्ड एज ए कैश डिस्काउंट। अगर क्योंकि इससे तो आपने कोई पेमेंट अदा करे हैं उसी वक्त आपको कोई डिस्काउंट मिल जाता है तो साफ ज़रा कैश डिस्काउंट है, मतलब इससे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। पहले उसको आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। पहले उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप की ट्रांजेक्शन है। दो आमतौर पर नॉर्मल दो ही होती है ट्रांजेक्शन, एक डेबिट होता है जो क्रेडिट, मिनिमम दो होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइड करते हैं,
अच्छा, पोस्टिंग तो वो लेजर के बाद ही आता है, पहले जर्नल लेते हैं, उसके बाद उसको जर्नलाइज वगैरह कराते हैं। सबसे पहले उनको क्या होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। ए चार्ट ऑफ अकाउंट जनरली स्टार्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो किससे स्टार्ट होता है, एसेट्स अकाउंट से ही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट, करंट एसेट लेते हैं, उसके बाद फिक्स एसेट लेते हैं, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ फास्ट एसेट से ही इनका अकाउंट स्टार्ट होता है। टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट कैन नॉट एक्सीड, मतलब जो एसेट्स है, जो उनकी डेप्रिसिएशन है, वो क्या होता है कि वो उनसे स्क्रैप वैल्यू से ही ना बढ़ पाए। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, ये आपकी एक्सपेक्टेड जो एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है एसेट की, हम उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। मतलब ये एसेट्स को रेफ़र की जाती है, मतलब ये आपके एसेट्स होते हैं, यानी कि उसको सैल्वेज वैल्यू भी कहा सकता है, मतलब उसको ब्रेकअप वैल्यू भी कह सकते हैं, रेजिडेंशियल वैल्यू भी कह सकते हैं। जैसे स्क्रैप वैल्यू में ही आता है। अमाउंट पे टू मसूद, इसका मतलब अमाउंट टू पे टू मसूद, मसूद को पेमेंट दी जा रही है, वो एसेट्स है, यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं वो आपका एसेट होता है। अगर वो क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट वुड बी इफेक्ट किसको, मसूद अकाउंट्स को करेगी, क्योंकि उनकी लिएबिलिटीज़ हमारी कम हो रही है, तो वो क्या हो गया, मसूद अकाउंट्स में आ गए। कैश अकाउंट तो आता ही नहीं है, क्योंकि कैश तो एसेट्स है। इस को डिपेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लिएबिलिटीज़ कम हो रही हैं, आप अदायगी कर रहे हैं उसको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यार। अगर इसमें मैं कुछ गलती कर जाता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप बता सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं हर चीज़ ही ओके करके बताऊँ, मैं कोई प्रोफेसर तो नहीं, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, जो तैयारी मैं खुद करता हूँ वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी अपनी भी तैयारी इसमें हो जाती है, चलो कुछ आपको भी फ़ायदा हो जाता है। जब उस सारे मैं